सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका रिवीजन टाइम टीजीटी 2025 का एग्जामिनेशन जो बिल्कुल आपके बगल में खड़ा हुआ है। बस आप इंतजार करिए कि ये हम लोगों ने कल हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स और एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फिनॉल ईथर पर बात की थी। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सभी साथी भाई बहन हमारे आ चुके होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लास आज हमारी शानदार चलेगी, जानदार चलेगी, शानदार सवारी जानदार सवारी चलेगी। तो आप हमारे साथ लगातार रहिए। कल के टेस्ट से आप कल को जो हमने रिवीजन कल किया था उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला, आपने अपने आप भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर, साथ ही साथ आपने हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ये सब टॉपिक पढ़ लिए होंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि आज एल्डिहाइड कीटोन्स एमीन्स की बात आपसे कर लें। एमीन्स की बात आपसे कर लें तो आपको 17 तारीख का जो टेस्ट होगा वो सुपर टेस्ट होगा। वाकई में टेस्ट बहुत प्लान्ड है और उम्मीद है कि आप उस टेस्ट के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको 7 जन्म में नहीं आएगा। उससे इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना मान के चलिए जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल तैयार कर दूंगा मैं उस टेस्ट के साथ में। तो टेस्ट बहुत ही फंटास्टिक होगा, टेस्ट बहुत ही सुपर डुपर होगा। बस बशर्ते आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे वापसी देना है। यानी मैं चाहता हूं कि आपको भरपूर कॉन्फिडेंस मिले और टेस्ट देने के बाद अपने आप को ऐसा महसूस हो आपको कि नहीं, हम लोगों ने एक अच्छा टेस्ट दिया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं रिवीजन की। और रिवीजन होगा हमारा एक छोटे से नाम से, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन हम क्वेश्चन वाइज ही रिवीजन में चल रहे हैं। मतलब कोई पैटर्न मैंने बदला नहीं है किसी भी तरीके से, उसी पैटर्न पर हूँ। 40 मैंने क्वेश्चन कर चुके थे। सब लोग शामिल होकर जवाब दीजिएगा और रहिएगा, ऐप पर जाइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। वैसे अधिकतर लोगों ने ये सोच लिया कि यार हमें अपना नहीं पढ़ना है, पीजीटी एग्जाम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसी में अपना कसमोकस में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप मत गुजारिएगा। 41 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि शुरुआत हमेशा ऐसे नाम से की जाती है जो बेनाम होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। अगर आपने मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बता दिया तो मैं समझ लूंगा कि आप बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही जानदार हैं। इनके आईयूपीएसी नाम आप बता दीजिए। हो सकता है आपका नसीब तेज हो, इन्हीं में से कोई एक नाम आपको दर्शन देने चला आए। देखो, कुछ लोग तो हैं बेचारे अभी मैसेज डाल रहे हैं, मतलब उस पर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन जिनका कोई मतलब, ये मान के चलिए कि खाली अपना टाइम मजा ले रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं बेचारे उद्देश्य बैच में। कोई दिक्कत नहीं रविंदर, दो आरपीएससी की भी डेट अगर कंफर्म है तो फिर हमारी तैयारी कम नहीं है, ये जान लीजिए आप। ये ये तैयारी कम नहीं है हमारी, ये जान लीजिए। आरपीएससी का सिलेबस कोई और नया नहीं है, हमारा सिलेबस और इनका सिलेबस सेम है। इसका नाम बताइए। क्या अगर आपको लगता है कि अनुसर ने कोई कमी करी हो तो बताओ भाई। खाली नाम से पढ़ाना, देख रहे हैं ना, जिंदगी में खुद 4 क्वेश्चन सॉल्व लोगों से नहीं हो रहे हैं। मतलब आपकी नहीं, ये मत समझना अनुसर मुझे कह रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को कॉन्फिडेंस में आप लाइए, ये मेरा कहना है। चलिए बताइए। पहले वाले का नाम बताइए फटाफट। सही है, पहले वाले की नंबरिंग का इंपॉर्टेंट है, इसका नाम नंबरिंग इसकी जरूरी है। बाकी लोग लग रहा है अभी खतरे में है, बाहर आई नहीं है। 2 3, तो इसका नाम आपने बिल्कुल सही बोला है, 3 मिथाइल। प्रतिष्ठा बताओ नाम जल्दी से। 3 मिथाइल हो गया, सही है। और साइक्लो लगाएं, पेंटा, पेंट टू इन, साइक्लो पेंट टू इन हो जाएगा। और 1 पे ओन है तो
वन पे ओन लगाना चाहो तो ई हटा करके लगाना पड़ेगा, तो इनोन आप लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका इन, और वन ओन, ओन तो हमेशा वन पे रहेगा ही, तो इनोन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हेक्सेनोन नहीं होगा। और इसका नाम बताइए, इस वाले का नाम बताइए आप भाई, नंबरिंग तो यहीं से करेंगे ना, 1 2 3, तो ये भी 3 मिथाइल, ये भी आपका 3 मिथाइल होगा। वेरी गुड, शाबाश राहुल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनोन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेनोन हो जाएगा। और ये आपका 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। बिल्कुल राइट, आपने नाम भी सही बताया। इसी तरीके से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और आपको बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो लोग, सभी लोग आ चुके हैं, एक बार अपने दर्शन हमें दे दें, सभी लोग दर्शन दे दें। 42 वाले पर हम लोग चल रहे हैं। 42 वाला क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि ये बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास में, सपोज कर लो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, चलो पहले ये मैं ये कंपाउंड ले लेता हूँ, मिटा दूँ भाई सब से। ये कंपाउंड मैंने ले लिया, थोड़ी सी मेहनत मुझे करना पड़ती है। ये कंपाउंड मैंने लिया, आवाज़ मेरी क्लियर है। ये कंपाउंड मैंने अल्कोहल लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं बना दूँ CH3 CH2 CHO, तो रिएजेंट की ज़रूरत क्या होगी? यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, रिएजेंट का नाम आप बता दीजिए, यहाँ पर कौन रिएजेंट बेस्ट रहेगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। नंबर 1, क्या मैं यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ? कोलिन्स रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट तो समझते होंगे ना, कोलिन्स रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं आप कोरेज रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ। कोरेज रिएजेंट को जानते हो, कोरेज रिएजेंट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कोरेज रिएजेंट का नाम आप बताइएगा। और इसके बाद तीसरा, क्या हम लोग यहाँ पर जोन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं? इनमें से सभी रिएजेंट यूज़ किए जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान देना। सैरेट रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, SARET, सैरेट रिएजेंट भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, यहाँ पर हम लोग ऑल भी यूज़ कर, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा ऑल ही आएगा, सभी रिएजेंट यूज़ होते हैं। अब बात आती है कि ये बताओ कोलिन्स रिएजेंट होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे CrO3 को बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट को PCC बोलते हैं, याद आपको जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग जोन्स रिएजेंट की बात करते हैं तो CrO3 हम लेते हैं, लेकिन CrO3 H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम में लेते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं इसको। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझ में, देखो हट के कुछ लेकर के चल रहा हूँ। सॉरेट रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें CrO3 तो लिया ही जाएगा, साथ में पायरेडीन लिया जाएगा, और पायरेडीन का फार्मूला लिखो चाहे PY लिख दो, दोनों में एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। क्लास समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक कंपाउंड है, 44th क्वेश्चन पर चलिए, हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही देंगे, जबरदस्त क्वेश्चन देंगे। ये कंपाउंड मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, और साइक्लोहेक्सेनॉल को K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप प्रोडक्ट बता सकते हैं? क्या ये कंपाउंड जो है वो ए ऑप्शन में, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, या फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ क्या ये कंपाउंड साइक्लो, ये वाला COOH में कन्वर्ट हो जाएगा? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन संभव है। सी ऑप्शन में अगर आपसे कहूं कि भाई ये कंपाउंड बना लीजिए आप, ये ऐसे बन जाएगा, क्या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा? और या डी ऑप्शन अगर मैं आपसे कहूं, क्या ये कंपाउंड ऐसे ही रह जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है? जी साइक्लोहेक्सेन ही चलो लगा लो, ज़्यादा बेटर नहीं। इसमें बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए ही सही आएगा, ऑप्शन हमारा, क्योंकि COOH लाओगे कहाँ से? कार्बन तो बढ़ा ही नहीं सकते हो। बी दिलीप पांडे कैसे बढ़ा दोगे? कार्बन तो 6 ही है हमारे पास, प्रीति कार्बन तो 6 ही है, 7 कार्बन कहाँ से कर दोगे उसमें? कार्बन थोड़ा बढ़ा पाओगे आप, कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कार्बन थोड़ा बढ़ा दोगे। अरे जिसके घर में बच्चा ही पैदा नहीं हुआ उसका नाम रखने के लिए एक आध बच्चा थोड़ा पैदा कर दोगे? हाँ,
कार्बन थोड़ा बढ़ा दोगे भाई। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज दुनिया में है ही नहीं वो कहाँ से लाओगे। ये इसके बाद एक क्वेश्चन और भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो पीजीटीज में आता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ H, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ OH, और इसको मैं चाहता हूँ इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर दूं मैं साइक्लोहेक्सेनोन में, जो कंपाउंड बनाया है इसमें कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ पर जो आपको रिएजेंट चाहिए होगा उसका नाम आप बताएंगे क्या होगा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का यूज करते हैं। तो आइसोप्रोपोक्साइड का फार्मूला CH3 का होल ट्वाइस CHO होता है। मैंने देख रहा अभी कल एक लोगों से मिला था, बेचारे क्वेश्चन करा रहे हैं, अरे S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, आप कोई एक ऐसी कोचिंग में इलाहाबाद में कल ढूंढता रहा, मैं खुद सर्च करता रहा, लोगों को मैंने फोन किया, मैंने भैया पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का जरा यार क्वेश्चन चाहिए थे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी, इस रिएजेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएजेंट से प्रयोग करके ये काम भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कहीं पर यहाँ एसीटोन भी अगर हम मिला दें थोड़ा सा, सपोज कर लो ये एसीटोन हमने मिलाया, ठीक है, अगर हमने ये एसीटोन मिलाया तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये कंपाउंड हमारा ये भी आ सकता है यहाँ पर CHOH, ये वाला भी आ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और दूसरी चीज़ आपको और भी बताएंगे हम यहाँ पर, जैसे कि जगमोहन जी, ठीक है। तो नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैंने यार क्वेश्चन नहीं मिल रहे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के, आपने पढ़ाए हो तो बता दो भाई मुझे। रविंदर, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने फ़ोन किया था, बोले यार पॉलीन्यूक्लियर के तो हमें भी नहीं मिल रहे हैं, और एक लोग थे वो कोचिंग पढ़ाते हैं पीजीटी के, और नोट्स हमारे मांग रहे थे, बोले, और एक बच्चे के थ्रू मंगवाए उन्होंने कि सर वो एक बच्चा जो है, मैंने क्यों किया कि जो मेरा बैच लेगा उसी को नोट्स दूंगा, ये मैंने क्यों किया, मुझे मजबूरी थी, क्योंकि एक लोग पढ़ा रहे थे और उन्होंने नोट्स मंगाया कि अनुज सर के नोट से मैं अपना आराम से पढ़ाऊंगा, मेरा भला हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा भला हो जाएगा, मेरे भला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपने नोटिस किया होगा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में लिखे दे रहा हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है इस बार। और दूसरी चीज आपको और बताऊंगा जो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त, बताना मत किसी को, अगर किसी को तुमने बता दिया तो दीवाने हो जाओगे, ये निश्चित है। देखो एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये, अगर मान लो धोखा किया जाए आपके साथ, आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस करने की कोशिश किया जाए, तो हाँ बिल्कुल, ओपिनॉर्स ऑक्सीडेशन, बिल्कुल जो आपने बोला है जी, इसको हम लोग ओपिनॉर्स ऑक्सीडेशन कहते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही, शाबाश, वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कंपाउंड हमारे पास में यहाँ पर OH है, तो हम ये चाहते हैं कि इस कंपाउंड को हम इसमें कन्वर्ट कर दें, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन घूम के आपके ऊपर पड़ सकता है ये। अब बताओ रिएजेंट कौन सा होगा। रिएजेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम, यही ऊपर वाला ही रिएजेंट होगा, ऊपर वाला ही रिएजेंट होगा। आप इसको ये भी कह सकते हो, पीसीसी यूज कर सकते हो, 2 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स में, पीसीसी भी कर देता है, कोलिन्स भी कर देता है, लेकिन बेटर वही है, बेटर यही है, मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चाहे कोलिन्स लिखो चाहे पीसीसी लिखो,
वो सब हो जाएगा, लेकिन आप इसको बोल सकते हो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या बोल सकते हो? एल्यूमिनियम, चाहे ट्राई बोलो या ना बोलो, आइसोप्रोपॉक्साइड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर नाम अगर आपको नहीं बोल मिल रहा है तो सुन लीजिए, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड इसको बोलते हैं। ऊपर वाला जो रिएजेंट है इसका नाम है। कर लोगे रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन जो इस बार पीजीटी में आने की संभावना मुझे दिख रही है, आप चलते रहिए, हम आपके साथ चलेंगे। जो ये वाली कंपाउंड होते हैं ऐसे करके, इनका ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट आप जरूर याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पहले हमेशा इस तरीके से ये रखिएगा कंडीशन, समझ में आई? इसको यहाँ से तोड़ दिया तो कार्बोनाइल कंपाउंड इस तरीके से बन जाते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएंगे। अब मान लो कभी आपसे कोई ये कह दे कि बताओ ये कंपाउंड होगा हमारे पास में, ये कंपाउंड CH3 CO ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के लिए हमें, इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें कौन सा एल्कीन चाहिए होगा? विच एल्कीन इज रिक्वायर्ड? तो इसको विच एल्कीन इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हम आपको ये ऑप्शन देंगे कि बताओ कि क्या अगर मान लो केवल ओनली यही बन रहा है तो कौन सी चाहिए होगी? जल्दीबाजी कर दी आपने प्रीति वर्मा, जल्दी कर दिया आपने। तो हमने क्या बताया था आपको, दोनों एल्कीन आमने सामने रखो और आप इनको तोड़ दो, तभी आपको, यानी कि इन दोनों को नोच लो यहाँ से, ये नुच्ची कर लो। जैसे नुच्ची पुच्ची करोगे तो ये यहाँ खट से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड से, तो ये कंपाउंड आपका रहा होगा, इससे बने होंगे। तो मैंने आपको बताया है 1,2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन होगा, ब्यूटीन नहीं होगा, ब्यूट 2 इन होगा। ध्यान दीजिए भाई साहब, 2 इन लगाइए, नहीं मामला खतरे में आ जाएगा। 1 इन भी बन सकता है ना, संभावना तो उसकी 1 इन की भी हो जाएगी, फिर क्या होएगा? चलो खैर कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ी चीज नहीं, वो आप कर ही लोगे। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यही कंपाउंड बनाना है ओजोनोलिसिस से, ये तो, और यही कंपाउंड अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर यही कंपाउंड सपोज कर लो हमें डिस्टिलेशन से बनाना पड़ता, हम चाहते हैं ये कंपाउंड हमारे पास में है, बताओ CH247 पर हम चले आते हैं, CH2 लिया। आज मजा आ रहा है नहीं, ये बताओ, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? क्वेश्चन बाकी कोचिंगों से तो मैं बेटर ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो लोग थम्स अप पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग, इन द सेंस कहने का, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनसे तो आपको लाख गुना अच्छे लग रहे होंगे। ये मैंने कंपाउंड इसको हीट करता हूँ तो आपका CaCO3 यहाँ से निकल जाता है ऐसे करके, और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 बैलेंस ही सेटिस्फाइड कर लेना, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कंपाउंड आपका मिलेगा, कैसे मिलेगा? CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। इसको साइक्लोपेंटेनोन बोलते हैं, कभी कभी पेंटेनोन, पैजामेनोन, नेक्रोनेन, ये जो कंपाउंड होते हैं ना ऐसे भी बन के आ जाते हैं, इंसान दीवाना हो जाता है। ठीक है, तो एल्कीन के लिए आपको ओजोनोलिसिस करनी है, एल्कीन में आपको क्या करना है? ओजोनोलिसिस करनी है, एल्कीन में ओजोनोलिसिस करनी है, और इसमें आपको डिस्टिलेशन करना है। ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है भाई साहब। ये बताइए कि अगर 43वां 48वां क्वेश्चन है, रोजनमंड रिडक्शन के द्वारा कौन सी चीज नहीं बन सकती है? रोजनमंड रिडक्शन और रिएक्शन डज नॉट गिव क्या नहीं बन सकता है? तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इससे रूम टेम्परेचर पर कीटोन नहीं बनते हैं, ये बात आप ध्यान देना। और दूसरी बात ये भी आपको बताएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनती है। सबने फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नहीं बनते हैं, तो पहला क्या नहीं बनेगा? एक तो कीटोन कोई सा बनाना चाहोगे वो नहीं बनेगा, और नंबर 2 फॉर्मेल्डिहाइड भी इससे नहीं बनता। सब एल्डिहाइड बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये बताओ रोजनमंड में रिएजेंट कौन सा यूज होता है? रिएजेंट का नाम बता दो, रोजनमंड रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज होता है?
लिंडलार कैटलिस्ट PDBaSO4 और बॉइलिंग ज़ाइलिन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ज़ाइलिन का प्रयोग करते हैं, सल्फर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है। एक क्वेश्चन जो इस बार नीट में भी आया था, मैं आपको बताऊंगा, डिवाल एच का रोल भी आया था। अगर आपके सामने एस्टर है कहीं पर, हाँ एस्टर है और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, एस्टर है और एस्टर को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो रिएजेंट आप बताइए कौन सा प्रयोग करेंगे आप? LiLH4 यूज करेंगे, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। अगर एस्टर है तो आप इसमें LiAlH4 को प्रयोग करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, दूसरा था वो क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने वहीं से बनाया है। NaBH4 यूज करेंगे। तीसरा पार्ट डिवाल एच यूज करेंगे, डिवाल एच को यूज करेंगे, ठीक है। डिवाल एच आपको पता है साइनाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, डिवाल एच साइनाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर आंसर ये कि पहले हम लोग एस्टर को CN में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद डिवाल एच को यूज करेंगे, ठीक है। तो डिवाल एच एक ऐसा रिएजेंट है जो हमारा साइनाइड यानी कि स्टीफेंस रिएक्शन का एग्जाम्पल में भी हम लोग, स्टीफेंस जैसा है, स्टीफेंस तो नहीं है, अगर हम लोग कहें कि हमारे पास में RCN है और हमने इससे RCHO बना लिया है, तो यहाँ पर हमने रिएजेंट लिख दिया है SnCl2 और HCl। तो ये बताओ रिएक्शन का नाम क्या है? नेम बता दो रिएक्शन का, मजा आ रहा होगा। बिल्कुल टू द पॉइंट बात चल रही है, इधर तो खिचड़ी नहीं पका रहे हैं बिल्कुल आप। जी बताइए, इस रिएक्शन का नाम बताइए। इसको हम लोग स्टीफेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, स्टीफेंस रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, इस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, स्टीफेंस रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर मान लो आपके सामने यहाँ RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ Cl लगा हो और हम चाहें कि डबल बॉन्ड जो है वो टच से मसना हो, काम खत्म हो जाए, मतलब ऐसा ही कंपाउंड हो जाए, CH और CH2 CHO ये बन जाए, तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ये बताइए हमें। अच्छा इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं बताएं? जी डिवाल एच का ही प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें टर्ड ब्यूटाइल एल्युमिनियम का जो कंपाउंड होता है वही वाला जो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसे डिवाल एच बोलते हैं, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप जो है वो अदर रिएजेंट भी, वैसे आप सबसे बेस्ट तो डिवाल एच ही इसके लिए बेटर माना जाएगा, तो यहाँ पर डिवाल एच को ही हम लोग प्रयोग करेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है नहीं, या ऐसे ही झम्मू लाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक 51 क्वेश्चन ये भी पीजीटी में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है जिसको हमने यहाँ पर CH3 लिखा, एरो लगाया और एरो के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क दिया और यहाँ पर हमने CHO बना दिया, क्या बना दिया? CHO बना दिया। और इसमें हमने पूछा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है। ए ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पर CrO3 है, बी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर CrO2 Cl2 है, और सी ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, सी ऑप्शन दे रहा हूँ CrO3 है, ठीक है, CrO3 और ऑब्लिक एसिटिक एनहाइड्राइड में यूज़ कर दूँ, होल ट्वाइस ओ यूज़ कर दूँ, और डी ऑप्शन में आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका रिएजेंट ऑल यूज़ कर दूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? देखो आपने शायद नहीं पढ़ा हो, ये आपको लगा क्योंकि आपने पढ़ी ही एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, आपने एक ही रिएक्शन पढ़ी है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, उसके अलावा आपने पढ़ी नहीं। फिलहाल यहाँ पर आंसर ऑल है, यहाँ पर आंसर ऑल है, CrO3 भी प्रयोग कर सकते हैं।
CrO3 जब प्रयोग करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में तब भी प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा, केवल CrO3 से भी मिल जाएगा। और CrO2 Cl2 इटार्ड रिएक्शन है ही, तो थोड़ी सी गलती इंसान को कुछ भी बना सकती है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और अगर यहीं पर ऑप्शन MnO2 होता तो वो भी चल जाता, यानी कि अगर ई ऑप्शन में एक काम ये कर देता हूँ, ये यहाँ पर बता देता हूँ आपको, अगर डी ऑप्शन होता, एक ऑप्शन मैं और बढ़ाता हूँ यहाँ पर, MnO2 भी काम करता है, MnO2 एसिडिक मीडियम में होता तब ये भी होता, और फिर भी मैं यहीं पर ऑल बताता। ठीक, हाँ ठीक है, ऑल ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिएजेंट काम करता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए 52 पर चलिए, 52 नेक्स्ट जो स्टेप है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपने ये भी हमें बता दिया। ये कंपाउंड हमारे पास में, इसका नाम पहले बताइए आप, सब लोग इसका नाम बताइए। यहाँ पर OCOCH3, इसका नाम अगर किसी ने बता दिया तो समझेंगे पढ़ाई सही चल रही है। फिनाइल एसीटेट है या मिथाइल एसीटेट है? फिनाइल एसीटेट है। अगर हम फिनाइल एसीटेट को AlCl3 से रिएक्शन कराएं और कार्बन डाइसल्फाइड डाल दें, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लें, तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट मिलता है ये। इस प्रोडक्ट का नाम मुझे नहीं पूछना है और ना आपसे जानकारी चाहिए नाम की, क्योंकि नाम मुझे चाहिए ही नहीं। एक तो ये भी बनता है और पैरा पोजीशन पर भी बन जाता है। तो जनाब इतना बता दीजिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम बता देंगे तो हम समझ लेंगे कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही। जी बताइए, आवाज आ रही है हमारी? दिस रिएक्शन कौन सी कहलाती है? फ्राइज रीअरेंजमेंट कहलाती है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, वेरी गुड, शाबाश। सिलेक्शन इस बार पक्का है, 100% है। जितने मेरे ऐप पर लोग हैं सबका सिलेक्शन होएगा। जय माता दी की आशीर्वाद है मेरे, और ऊपर वाले से मैं ये दुआ करूंगा हर समय हर पल कि जितने भी सीटें हैं सब हमारी होंगी इस बार। 100%, 100% हमारी होंगी सीटें, कोई रोकेगा नहीं इस बार। मैं पूरी तरीके से रोज धूप बत्ती अगरबत्ती सब लगाऊंगा, जो कहोगे सब लगा दूंगा, टेंशन ना लेना, घबराना मत कतई। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी की अरे यार, मेरे जितने हैं सबका मतलब है 34, अगर 34 सीट हैं तो मेरे ही में से आएंगी, ये मैं कह रहा हूँ यार। दिलीप तुम भी ऐसी बात कर रहे हो। अरे मेरे सबका मतलब है कि भाई इसी में से 34 इसी में से हैं, 34 35 36 40 जो भी हैं, टेंशन ना लो, सब यही में अरोमा के होंगे, टेंशन ना लेना कतई, 100% वादा है मेरा। ठीक है, अगर ये बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। रिएक्टिविटी ऑर्डर, इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम आपसे कहें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे घटती है, तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ ये बात। CH3CHO जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जितना आप बढ़ाते चले जाओगे ग्रुप की लंबाई, है ना। CH2CHO हो जाएगा, उसके बाद CH3 CH2 CH2CHO हो जाएगा। ये सब रिएक्टिविटी डिक्रीज करती चली जाती है एंड सो ऑन, याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि कीटोन ज़्यादा, अगर मतलब रिएक्टिविटी कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये जवाब भी आपको आना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो बता पाओगे कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा? जल्दी बताइए, कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा? एल्डिहाइड, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ एल्डिहाइड, बिल्कुल सही, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा और कीटोन आपका कम रिएक्टिव होगा। मतलब ये ऑर्डर भी आपको पता रहे। और तीसरी बात ये भी है, अगर हम कीटोन में ही केवल ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा एक ही टोन होता है जिसका नाम है एसीटोन। उससे थोड़ा सा लंबाई बढ़ाओ फटाक से, CH3 लिया, यहाँ पर CO लिया, और यहाँ पर हम CH2 CH3 लिया, ये हमारा कम रिएक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा कम रिएक्टिव। एक तो मैं CH3 जल्दी बनाता हूँ, गुच गुच कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर हमारा ऐसे,
ठीक, एसीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम। अब इसके बाद भी चेन बढ़ाना चाहूँ तो और बढ़ा लेना, C2H5 हो गया, मतलब एंड सो ऑन। आप समझदार हो, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय भी बच रहा है, काम भी चल रहा है, मस्ती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, आंसर भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, दोनों बातें। अब ये बताइए, एल्डिहाइड में अगर हम NO2 बेंजल्डिहाइड में अगर हम आपसे कहें एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी बताइए, तो रिएक्टिविटी अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन, इनको अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू ओनली बेंजल्डिहाइड, एज कंपेयर टू पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड, और ये भी रिएक्टिव ज़्यादा होगा C6H5 CO C6H5 से। और इसके बाद एसीटोन वाले लगा देना, समझदार तुमको इशारा काफ़ी है, ठीक है। एक तो ये इस टाइप की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, जितनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब कर लेना, खासकर ग्रेनाड वाली कर ही लेना, वो सबको रटी हुई है। ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेनाड रिएजेंट मैंने लिया RMgX, तो फटाफट बता दो हमें कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में खाली नाम बता दो, एसिटल्डिहाइड के साथ में क्या बनाएगा, इसी तरीके से एसीटोन के साथ में क्या बनाएगा, जी बताइए, फटाफट बता दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाएगा यहीं पर। यहाँ पर 1 डिग्री चलेगा, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, 3 डिग्री। बाकी लोग शांत हो गए, लग रहा है पेट खराब हो गया है सभी का, जो लोग शांत हैं सुन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं मेरे पेट खराब करने वाला, सुन रहे हैं, उनका हाजमा एकदम दुरुस्त हो रहा है। चलो ये याद रखना। एक तो और बता दो मुझे कि इसका रिएजेंट का नाम क्या है, नेम ऑफ रिएजेंट, नेम ऑफ रिएजेंट, नेम ऑफ रिएजेंट बता दो। अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं समझ लूँगा कि आप जो हैं एकदम पूरी तैयारी के साथ में ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, तो यहाँ पर इसका नाम आप हमें बता दीजिए, इस कौन से रिएजेंट का नाम बताओ, इस रिएजेंट का नाम बता दो जल्दी से, फटाफट, आगे बात बाद में होगी, फटाफट बताओ जल्दी, टाइम कम है भाई, जल्दी बताओ, आज हम पूरा रिवीजन ले लें धुआंधार। इसे बोलते हैं ब्राडीज रिएजेंट, ब्राडीज रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्राडीज रिएजेंट, अगर आपको पता है, ब्रैडी रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। 57वें क्वेश्चन पर आइए। अगर हम लोग बोलें हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन और टेट्राएमीन, इसका एक कॉमन नेम बता दीजिए क्या है, इसका कॉमन नेम फटाक से बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, टू टा टू, बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ नाम, यूरोट्रोपिन बोलते हैं, वेरी गुड, शाबाश। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन को हम लोग यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। बन रहा है ना, मतलब नोट्स भी बन, मतलब क्या मजा आ रहा है, सब चीज रिवाइज हो रही है। अगर सही से बताना कि रिवाइज हो रही कि खाली यूं ही फुल कर रहे हो, कोई फायदा नहीं निकल रहा हो, ठीक है। अब आप एक चीज और बताइए, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 CO CH2 और यहाँ पर मैंने CH2 और यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया और स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, HNO3 डाल दिया, इधर का रिंग यहीं से तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो यहाँ पर CH3 COOH बना। देखें यार, कोई कौन घंटी बजा दी।
चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड ये बना लेते हैं और दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ में बनाते हैं CH3 CH2 COOH। कौन सा रूल लग रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक रूल का नाम याद रखेंगे जिसका नाम है पोपोव्स रूल। ठीक है, याद रखिएगा, पोपोव्स रूल। पोपोव्स रूल इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक, याद रखना, अच्छी बात है। हमेशा ये जो ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला जो, ध्यान देना, CO ग्रुप किसके साथ जाएगा, जो छोटा कार्बन चेन होगा। ये बात आप नोट करके रखना, जो छोटी कार्बन चेन होगी उसी के साथ में CO जाएगा। गलती आपसे नहीं होगी, बस इतना याद रखना, बाकी आप टेंशन नहीं मत लेना। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जाए कि कभी कभी फॉर्मिक एसिड भी बनाना पड़ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान देना। लंबी चेन के साथ जाएगा, छोटी चेन के साथ जाएगा। क्या कह रहे हैं नीरज जी? 54 वाले में C6H5CHO, CHO पैरा C6H5CH3 कहाँ पर है 54 वाले में? सही तो है, ठीक है। ये सपोर्ट कर रहा है ना, तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी उसकी। सही है। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है 59। अब बहुत ही, मतलब हम आपको इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर घुमा नहीं रहे हैं। अगर मान लो कंपाउंड आपके सामने ये है, कीटोन है, बताओ, अच्छा देखें तैयारी में कितनी दम है। ये कंपाउंड है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ सॉरी, चाहता हूँ कि ये कंपाउंड में बना दूँ आपका। ये कंपाउंड अगर यहाँ डैश है तो यहाँ भी ये कंपाउंड बनाना चाहता हूँ। कीटोन से हम लोग एक ही स्टेप में एस्टर बनाना चाहते हैं, एस्टर। तो रिएजेंट का नाम बताइए, रिएजेंट का नाम बताइए। ऑप्शन दूं आपको, बताइए। ऑप्शन दूं? चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि यहाँ पर हम लोग जो है ट्राई फ्लोरो पर, क्या बोलते हैं इसे, बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, PBA भी ले सकते हैं, और एसाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो हम PAA वाला यूज कर रहे हैं, बेयर बिगलर ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, शाबाश। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर PBA यूज करो, तो ये भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर चाहो तो C ऑप्शन में आपको ये भी कह सकते हैं कि पर एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन भी इनका जा सकता है, कॉम्बिनेशन भी जा सकता है, जिसका नाम ऊपर ए है, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ये सभी इसी में रिएजेंट यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम ऑल का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। दूसरी चीज आपको बताएं, यही खतरा, सुमित बताओ भाई, सुमित जी बताइए, अगर मान लो ये कंपाउंड आपके सामने है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे पेपर में आ जाए, ऐसे पेपर में ये आ जाए, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर रिएजेंट इन्हीं में से कोई एक लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड को ही यूज किया, तो ये ऑप्शन यहाँ जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके अंदर मजबूती आएगी। ये बताओ, ये कंपाउंड ऐसे ही आएंगे पीजीटी में, इससे अपर लेवल नहीं जाएगा, मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है। और एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर सब लोग सॉल्व कर लीजिए, सब लोग सॉल्व कर लीजिए, नहीं किसी दिन हम ही सॉल्व करा देंगे फटाफट। हमने अपने क्वेश्चन सब ऐड कर दिए हैं उसी में। अब उस क्वेश्चन पेपर में जो मैं सेट कर रहा हूँ, लगातार लगा रहता हूँ, ये बताइए इस रिएक्शन का हम लोग कन्वर्जन ये करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकता है, संभावित है, संभावित है, यही मेन माना जाता है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, NaBH4 करते हैं तो पहले यही रिडक्शन होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर अमाउंट बनता है तो साइक्लोहेक्सेनॉल भी बनता है, लेकिन बहुत कम बनता है, उसकी आप परवाह
बिल्कुल मत करिएगा। ये बताओ 61, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर हमारे पास में कीटोनिक ग्रुप है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इसे जो है वो एल्केन में कन्वर्ट कर दें, इसमें एल्केन में कन्वर्ट कर दें, इसे एल्केन में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पर हम जिंक, मरकरी और HCl ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको हाइड्रोजीन, और साथ में आप KOH यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर वाली आपको क्लीमेंसन दिखाई देगी, कौन सी? क्लीमेंसन, रिडक्शन दिखाई देगी, और ये आपको वुल्फ किश्नर दिखाई देगी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन दिखाई देगी, ठीक है, याद रहेगा आपको। जी। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरवेन पॉन्ड्रॉफ बार्ले रिडक्शन किसका अपोज करती, मतलब किसका रिवर्स मानी जाती है? मेरवेन, ठीक है, बार्ले पॉन्डॉर्फ जो रिएक्शन है वो किसका अपोजिट मानी जाती है? किसका अपोजिट मानी जाती है? बता दो, ऐसे ही बता दो। ओपिनॉर्स ऑक्सीडेशन का अपोजिट मानी जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एक क्वेश्चन और भी संभावित लग रहा है मुझे, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को जैसे ये क्वेश्चन पीजीटीज में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले लें और उसको इवोपरेट कर दें, जैसे यहाँ पर n मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के, और इसको मैं कर देता हूँ इवोपरेट कर दूँ, हीट कर दूँ, मतलब हाई टेम्परेचर पर, तो कंपाउंड ये बन जाता है। ये इसका नाम बताओ, खाली यहाँ पर होल n बन जाए, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? अगर ऐसे आ जाए, मान लीजिए सपोज कर लो ऐसे आ जाए, तो इसका नाम बता पाएंगे आप? और अगर 6 मॉलिक्यूल लेकर के मैं, हाँ यस, पैरा एल्डिहाइड है जी, बिल्कुल पैरा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्वेश्चन आ सकता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड है ये, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड है। और अगर हमने 6 मॉलिक्यूल लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो यहाँ पर फॉर्मोस शुगर बन जाती है, फॉर्मोस शुगर 1 2 3 4 5, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और एक 6, इसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर O लगा लीजिए, बाकी आप सब OH लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, OH और H लगा दो, फॉर्मोस शुगर के नाम से ये जाना जाता है, समझ गए? अभी मेटा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है भैया प्रतिष्ठा, ये फॉर्मोस शुगर बनाता है। और अगर हमने केवल 3 ही मॉलिक्यूल लिए इसके, मान लो केवल 3 ही मॉलिक्यूल लिए HCHO के, तब बनता है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल लिए हमने HCHO के, और इसको हमने रख दिया थोड़े रूम टम, अलाउड टू स्टैंड लिख करके आता है, अलाउड टू स्टैंड, सही बात है, बताओ भैया, सही है ना? तब हमारा मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। CH2 लिया, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ CH2, यहाँ पर भी CH2, यही आता है ना स्ट्रक्चर, बताओ, ये बन जाता है, इसका नाम है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, याद रहेगा आपको, याद रहे। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। अल्फा हाइड्रोजन, बताते जल्दी, चलो, ये तो कुछ नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, इसमें एक एल्डोल है, एल्डोल के आगे क्या लिखूं और कैनिजारो के आगे क्या लिखूं? बताइए, कैनिजारो के आगे क्या लिखूं? कैनिजारो में नो अल्फा, नो, और यहां पर यस, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। एक मैं और भी चाहता हूं आपसे सजेशन, कि ये बताइए 66 में कहूँ कि जो हमारी HBZ रिएक्शन है, HBZ, ये, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का ही रोल है, अल्फा हाइड्रोजन का ही रोल है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का ही रोल है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगर हम लोग पहुंच लेते हैं इस कंपाउंड का, अगर आपसे कहा जाए नाम बता दीजिए, बताओ आज का आपको क्लास कैसा लग रहा है, सभी लोग बताएं। क्लास में जो आपसे डिस्कशन चल रहा है, ये वो है जो आप लोगों के लिए कॉमन है, या थोड़ा सा, भाई पढ़ाई तो वही है जो आपने पढ़ा वो हमने पढ़ा, लेकिन क्या आपको समझ में आ रही क्लास? इसका IUPAC नेम आप बता दीजिए हमें, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
जी, इसका नाम वैसे कॉमन ही बता दीजिए। भाई 2 साइक्लोहेक्साइल, सिंपल सी बात है, 2 साइक्लोहेक्साइल एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, 2 साइक्लोहेक्साइल। वेरी गुड, शाबाश दिलीप पांडे जी, कांग्रेचुलेशन। साइक्लोहेक्साइल सेकंड पोजीशन पर है, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड, वेरी गुड। और वैसे इसको साइक्लोहेक्साइल लैक्टिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या एसिटिक एसिड बोल दीजिए, लैक्टिक तो नहीं होगा, एसिटिक ही होगा। चलो कर लेंगे, शाबाश, वेरी गुड। अब ये बताइए हमें, हम अगर आपसे कहें कि बाकी रिएक्शन तो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और सिंपल सी रिएक्शंस है, लेकिन हम आपसे छोटी छोटी बातें जानेंगे 68 वाले में। ये जानेंगे आपसे कि ये बताओ कि अगर मान लीजिए इवन कार्बन वाला हमारे पास में इवन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारे पास में ऑड कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमपीबीपी ज़्यादा किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा और इसे क्या बोलते हैं? एमपी किसका होगा, मोर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा और इसको क्या बोलते हैं? भाई इवन का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 COOH, ये इवन हो गया। और आपका CH3 CH2 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 COOH, ये आपका ऑड हो गया। तो इवन वाले का हाई होगा, इसका एमपीबीपी क्या होगा, हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका क्रिस्टल जो है बेटर बन जाता है, अच्छा बन जाता है, इसीलिए ऐसा होगा। दूसरी चीज आप एक और बताइए, इस इफेक्ट को क्या नाम, अल्टरनेशन या ऑसिलेशन इफेक्ट का नाम देते हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द अबव इफेक्ट, इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन इफेक्ट का नाम देते हैं, या फिर अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं, अल्टरनेशन इफेक्ट। बस पेपर के लेवल पर आज हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 70 पर आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होंगे, यानी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक माने जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन के बीच में रेजोनेंस, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज होते हैं, यहाँ केवल 1 के बीच में होते हैं, ये बात याद रखना। दूसरी चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें रोल देखना पड़ेगा, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग मतलब जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ग्रुप लगा देंगे, जैसे FCH2 लगा दें, ये मैंने बहुत पढ़ाया, आप देख लीजिएगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को जरूर पढ़िएगा, मैं इतना लिखूंगा यहाँ पर, नहीं तो यहीं पर टाइम पूरा चला जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को जरूर पढ़ना, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। और दूसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा यहाँ पर कि जो एसिडिक और क्या कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन को अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जगमोहन जी निकालने के लिए यहाँ पर कोई फार्मूले को अगर हम देखें पीके वैल्यू पीकेबी वैल्यू से आप कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ यहाँ पर आएगी, केवल वैल्यू दे सकते हैं, पीके किसका इतना है पीकेबी इतना है, बस वो चीज़ आ सकती, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। और इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि FCH2COOH हो गया, यहाँ पर ClCH2COOH हो गया, यहाँ पर BrCH2COOH हो गया, ये तो बड़ा कॉमन सी बात है, इसमें आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसिडिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो देख लेंगे तो, और डिस्टेंस वाला भी फार्मूला याद रखना, जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उतना ही एसिडिक करेक्टर डाउन होता चला जाएगा।
जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर COOH लगा हुआ है, ये और यहाँ पर लगा दो, एक कंपाउंड यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ CHB यहाँ लगा दिया आपने इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ग्रुप, ऐसे करके लगा दो आप, ये ऐसे लगा दो, है ना, और यहाँ पर आप CH2COOH, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक, एक तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज आपको और बताएंगे, कोशिश कर रहे हैं, ब्यूट 1 इन से अगर रिएक्शन करेगा तो परसेंटेज ऑफ माइनर, अगर देखो HBr की रिएक्शन करोगे तो आपको सेडजेफ रूल का काम करना पड़ेगा यहाँ पर, और HBr जब रिएक्ट करता है ब्यूट 1 इन से, तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा बीच में भी, बात करेंगे इसके भी। सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट को भी आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी ग्लिसरॉल वाली रिएक्शन भी बता देंगे आपको, ग्लिसरॉल वाली रिएक्शन भी अभी आपको बता देते हैं। 72 पे आ जाइएगा। पहले हम आपको ऑर्थो इफेक्ट की बात कर लें थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पर मान लीजिए OH ले लिया, यहाँ पर COOH, ठीक है, तो इसमें ऑर्थो वाला हमेशा ज़्यादा रहेगा, O उसके बाद मेटा रहता है और लास्ट में आपका पैरा रहता है। तो यहाँ पर आप COOH ले लिए, यहाँ OMP याद रखिएगा, OMP सही बात है ना, OMP याद रखिएगा इस तरीके से, ये वाला याद रखना। ऑर्थो इफेक्ट में ऑर्थो तो ज़्यादा रहना ही है, और अगर NO2 लगा है तब भी ज़्यादा ही होगा, वो पैरा से तब भी ज़्यादा, जबकि लगता है ऐसा कि जैसे पैरा वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका याद रखना, ये आपका NO2 इससे आर्थो पैरा से ज़्यादा रहता है। अरे सॉरी, OH लगा दिया मैंने, यहाँ पर COOH लगाना था। याद रहेगा ना ये सब, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भैया, ये हो गया। और इसके बाद अपना मेटा लगा लीजिए, उसके बाद फिनॉल लगा लीजिए, फिनॉल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, बिल्कुल फिक्स हैं। इसमें एग्जाम्पल आप रटना जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेथड आपको पता हो बस, मेथड फाइनल होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग। फिनॉल बेंजोइक एसिड लगा दो, मेरे दिमाग में फिनॉल चल रहा है बहुत देर से, पता नहीं क्यों फिनॉल के आगे पड़े हुए हैं हम। एक तो इसे याद रखना जो बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि भैया इन चीज़ों में थोड़ा सा समय का बलिदान आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे पाएंगे ना तो फिर खतरा पैदा हो जाएगा। चलिए एक चीज़ आपको पहले ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो बीच में छूटेगा, और बीच में छूटा तो फिर खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक, अभी ग्लिसरॉल वाली रिएक्शन में आपको बताऊंगा, चलते चलते बताऊंगा, जाने से पहले बताऊंगा, जब तक जरा इस टॉपिक को रिन्यू में चलने दीजिए। एक तो ये, इसके बाद इनके डिस्टिंग टेस्ट जरूर याद कर लेना, हम आपसे कहेंगे टेस्ट पर भी क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। 73, एक तो आपको टॉलन का टेस्ट जरूर याद कर लेना एल्डिहाइड कीटोन्स में, टॉलेंस पता होगा, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। फेहलिंग की बात जरूर कर लीजिएगा, टॉलेंस फेहलिंग सिल्वर मिरर इसी में आ ही जाएगा। बेनेडिक्ट भी कर सकते हो। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आप एल्डिहाइड कीटोन में जरूर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आप जरूर पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। और एक एसिटिक एसिड में FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मतलब जो जरूरी है वही मैं बोल रहा हूँ, बाकी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का चाहो तो पढ़ लेना कि वाइट प्रेसिपिटेट देता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का HgCl2 का पढ़ लेना अगर मन करे, वरना कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये आप काम जरूर करेंगे, ठीक है, हाँ ये काम जरूर करेंगे। एक रिएक्शन में आपसे पूछ रहा हूँ, इसका नाम अगर आप बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी भरपूर है। एक रिएक्शन है C2H5NH2, और साथ में हमने मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का भी लिया, मॉलिक्यूल हमने फॉर्मिक एसिड का भी मिलाया, प्रोडक्ट हमने बनाया C2H5NH, यानी कि 2 डिग्री का एमीन बनता है, और साथ में CO2 निकलती है और वाटर निकलता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इसका नाम बता दीजिए बस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन?
मैनिक तो यार नहीं है, ये मैनिक रिएक्शन तो नहीं है। मैनिक रिएक्शन तो ये नहीं है। ये क्लार्की मिथाइलेशन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड क्लार्की मिथाइलेशन, या फिर एक्विलर क्लार्की मिथाइलेशन के नाम से जानी जाती है ना। एक्विलर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ESCHWI भी है, ई भी है, एक्विलर क्लार्की क्लार्की मिथाइलेशन के नाम से जानी जाती है। इस रिएक्शन को भी पता रखिएगा, ठीक है। एक्विलर क्लार्की मिथाइलेशन के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, इसलिए मैंने याद दिला दी, याद आ गई आपको। और आपको दूसरी बाकी रिएक्शन तो मैंने पढ़ा। फॉर्मेलिन बताइए कितना परसेंट होता है, फॉर्मेलिन बता दीजिए। फॉर्मेलिन कितना परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेलिन कितना परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इतना बताइए। 40% होता है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपसे थोड़ी सी बात एमीन्स पर भी कर लें, बाकी आप डाइज और ड्रग्स जरूर पढ़ लीजिएगा अपने आप, ठीक है। डाइज में कोई बहुत चीज़ नहीं, ऑक्सोक्रोम ये सब पढ़ना, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर। ड्रग्स में आपका वही एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और आपका कीमोथेरेपी की डेफिनेशन, वो सब उसमें पढ़िएगा आप, हैं। एमीन्स पर हम आ रहे हैं, अभी आपका हम ग्लिसरॉल वाला बता देंगे, एंड पे बताएंगे ग्लिसरॉल का रिएक्शन, लेकिन पहले हम आपको एमीन्स की बात कर लें, क्योंकि एमीन्स में थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए एमीन्स में बताइए इस रिएक्शन का नाम क्या है। पहले हम आपसे ये बात करें, इसका अगर हम लोग रिएक्शन का नाम आपसे पूछना चाहें, इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। यहां पर हम लोग लेते हैं NaOBr। इस रिएक्शन का नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल सही बताया आपने, ये हॉफमैन्स, जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया है, नाम बिल्कुल गलत नहीं है। हॉफमैन्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही। 77। चलिए अब एक चीज़ और भी बता दीजिए कि हॉफमैन्स जो रिएक्शन है, इस हॉफमैन्स रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है, उस इंटरमीडिएट का नाम बता दो। हॉफमैन्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट का नाम बता दीजिए। हॉफमैन्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट बता दीजिए। इसे हॉफमैन्स ब्रोमाइड बोलते हैं, डी। अगर मैं आपसे कहूँ, मैं लिखूँ, तो आप बताना क्या मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है। CH3CO, यहाँ पर NH और यहाँ Br, या तो ये आप बताओगे कि सर ये है ना, एन ब्रोमो एसिटामाइड बोल सकते हो आप, कहोगे सर ये वाली इंटरमीडिएट है, या फिर आप कहोगे कि सर इंटरमीडिएट ये है, इन दो में से एक है। आप सही बताना कौन सा। CH3CO, यहाँ पर हम N ले लेते हैं और इस पर नेगेटिव लगा देते हैं, इन दोनों में इंटरमीडिएट कौन सा है। दोनों ही ऑप्शन लगाएं या एक ऑप्शन पर जाएं। दोनों ही सही है, इसी में से निकला ही है ना, OH लेकर कैसे चला जाएगा भाई, OH यहाँ से निकाल देगा तो Br नेगेटिव निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। दोनों ही बनते हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही। ये भी राइट माना जाता है और ये भी राइट माना जाता है, उसके बाद रीअरेंज हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने इस पर ध्यान दिया है नहीं। ये बताइए 78 वाले में, यानी कि गैब्रियल थैलीमाइड, अगर मैं आपसे कहूँ गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन जो है, इससे कौन से हैलाइड, मतलब कौन से एमीन नहीं बनते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड से कौन से एमीन नहीं बनते हैं, कौन से एमीन, कौन से एमीन नहीं बनते हैं, बताइए। नहीं बनते, इससे नंबर एक तो
सेकेंडरी वैकेंडरी कुछ नहीं बनेगा। एक बात, एरोमेटिक एमीन बनेंगे, एरोमेटिक एमीन जो है वो सॉरी नहीं बनेंगे, और सेकेंडरी वैकेंडरी भी नहीं बनेंगे। तो प्राइमरी बनते हैं, प्राइमरी बनेंगे, और वो भी एलिफेटिक, ठीक है, एरोमेटिक नहीं बनते। ठीक समझ गए ना? 2 डिग्री और 3 डिग्री और एरोमेटिक इससे नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। एक रिएक्शन और मुझे बता दीजिए, अगर उस रिएक्शन का भी नाम आपसे मैं सुनना चाह रहा हूं, कि अगर हमारे पास में मान लीजिए सपोज कर लो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, Br है, इसको मैंने केसियन से रिएक्शन करा दिया, यहाँ से आरसीएन बना लिया, और इसके बाद मैंने इसका रिडक्शन करा दिया। इस रिएक्शन का नाम बता दो बस, RCH2NH2, बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, इसका नाम बता दीजिए। प्रीति वर्मा, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में कई बार लिख चुका हूँ, बताओ तो मैं लिख दूंगा, बहुत लिखा हूँ। चलो अब आपने कहा है, नहीं तो कहोगे अनुज सर को आती नहीं होगी इसलिए नहीं लिखी होगी। चलिए, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन बहुत सिंपल, बहुत बार लिखी है मैंने। यहाँ पर आप लोग थैलिमाइड ले लेते हैं और यहाँ केओच डाला जाता है। ये केओच कैसा होता है? एल्कोहलिक होता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। यस, ये वाली मैंडियस है, ये वाली आपकी मैंडियस रिएक्शन है। वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा? पहले तो आप जो हैं वो यहाँ कंपाउंड एन के बना लेना, एन और के वाकी वाटर निकल जाएगा। फिर इसी की रिएक्शन आप करा देना एल्काइल हैलाइड से, आर एक्स से करा देना, तो यहाँ के एक्स निकाल देना। जब के एक्स निकल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्यों भाई बताओ यार, आज कुछ बोल नहीं रहे हो लग रहा है। एन यहाँ पर आर जुड़ जाएगा। अब इस एन आर जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, इस कंपाउंड में डाल दीजिए हाइड्रोलिसिस, यानी H2O डालिए, और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम भी ले सकते हो, या फिर एक काम और भी कर सकते हो, हाइड्रोजन से भी करा देते हैं कुछ लोग रिएक्शन, मतलब ऐसा ना मत समझना, मतलब वाटर से भी करा सकते हैं और हाइड्रोजन से भी कराते हैं। पता लगा कहीं हाइड्रोजन पेपर में लिख के आ गया, बोले यार इसमें पता नहीं भगवान जाने क्या बनेगा, तो बनेगा यही। ये बात याद रखना, अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर आपका थैलिक एसिड या पोटेशियम थैलेट जो बनाना चाहो, और साथ में RNH2 बनेगा, ठीक, ये बात अलग है। अगर ये नहीं बना, अगर आपने हाइड्रोजन डाली, तो हाइड्रोजन के साथ में फिर प्रोडक्ट ये बन जाता है, ये बात आप याद रखना, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, कहोगे सर ये पता नहीं पढ़ी थी क्यों नहीं पढ़ी। यहाँ पर N, यहाँ H, यहाँ पर भी N, यहाँ पर H, साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है इस तरीके से। तो याद रखना, थैलिक एसिड भी बनता है, और ये कंपाउंड आपने नहीं पढ़ा होगा, लोग पढ़ लो आज, ये कंपाउंड भी बनता है अगर आपने ये लिया है तो, अगर ये लिया है तो ये बनेगा, ये बात ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। बेसिक नेचर आपको पता ही है, बेसिक नेचर। ये कौन सी रिएक्शन शो नहीं कर पाता है बताइए, ये कौन सी रिएक्शन शो नहीं करेगा? एनिलीन या एमीन जो होते हैं, जितने भी हैं, एनिलीन की बात करूं मैं, फ्रीडल क्राफ्ट की मैं बात करना चाह रहा था। अगर मैं ये एनिलीन ले लेता हूं और इस एनिलीन की रिएक्शन में CH3Cl से कराऊं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपकी कोई रिएक्शन संभव नहीं है। कौन सी वाली जगमोहन बतानी है? जगमोहन जी बताइए। अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन वाले से, तो देखो ये है NH2, ये वाला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसका एक एक H इन दोनों में जोड़ दीजिए तो RNH2 हो जाएगा 79 वाले में। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, समझ गया। देखो इसमें जब जोड़ोगे, इसमें जैसे यहाँ से अगर आप जोड़ना चाहो, तोड़ना चाहो, तो यहाँ H, यहाँ NH हो गया, यहाँ पर भी NH, और इन दोनों की बॉन्डिंग भी रहेगी तो वही RNH2 जुड़ जाएगा, थैलिमाइड बना लेता है।
ये डाइथैलीमाइड है, ये जो प्रोडक्ट बना है डाइथैलीमाइड है, वो थैलीमाइड था ऊपर वाला, ये थैलीमाइड नहीं है, ये थैलीमाइड है, ये थैलेमाइड है, ये थैलीमाइड है, वो थैलेमाइड है, दिस इज थैलीमाइड और ये थैलेमाइड है, ये दोनों में डिफरेंस है, ए है और ई है, वहां पर यही डिफरेंस है बस। ठीक, चलिए इसमें आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं हो सकती है। 81 पर चले आइए। अगर हम आपसे कहें कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो जो सपोर्टिंग ग्रुप लगाया हुआ है यहाँ पर NH2 है मान लीजिए, और यहाँ हमने सपोर्टिंग लगा दिया OCH3, तो ये ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू, केवल हमने एनिलीन ले लिया और एज कंपेयर टू केवल हमने नाइट्रो एनिलीन लिया है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात ये है, तो दूसरी बात ये है कि इनके एक्वस वाली और गैसियस वाली जरूर याद रखना। वैसे तो कॉमन में 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक, 2 डिग्री कम बेसिक, 1 डिग्री उससे कम, और उसके बाद आता है मिथाइल एमीन, लेकिन ये गैसियस में है, ये गैसियस स्टेट में होता है। अगर हम लोग एक्वस स्टेट में बात करते हैं, इसमें एक्वस में बात करेंगे, तो एक्वस के अंदर खास बात ये हो जाती है कि यहाँ पर 2 डिग्री का मिथाइल एमीन, मतलब मिथाइल एमीन 2 डिग्री का ज़्यादा बेसिक हो जाता है, 2 डिग्री का मिथाइल एमीन ज़्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री, और एज कंपेयर टू आपका 3 डिग्री। स्टेरिक और सॉल्वेशन दोनों इफेक्ट काम इसमें कर जाते हैं, ऐसा पता है आपको। अगर इथाइल की कंडीशन है तो इथाइल में इसकी शेप थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, समझ रहे हैं सब लोग, 2 डिग्री ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू यहाँ पर 3 डिग्री, एज कंपेयर टू 3 डिग्री, और यहाँ पर आपका हो जाएगा N और लास्ट में C2H5 और यहाँ NH2। ठीक है, इसे ज़रूर पढ़िए। इसके बाद आपको एक काम और भी कर लेना है, इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट को भी पढ़ लेना है आपको ध्यान से। हिंसबर्ग रिएजेंट 81 82 है शायद, हिंसबर्ग रिएजेंट को पढ़ लेना है आपको, 83 है, 83 हिंसबर्ग रिएजेंट, फार्मूला बताओ। हिंसबर्ग रिएजेंट याद आया कुछ? हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, इसको आप जरूर पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन संभावित बन जाता है, आ सकता है, संभावना पूरी होती है इस पर। ठीक है, अब आपको पता ही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ में क्या करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 84 में क्या करना है, एक तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मैंने बहुत सारी रिएक्शन आपको पढ़ाई हैं, वो रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। हाँ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, और आपकी बात से BDC की सभी रिएक्शन पढ़ना। BDC में नंबर 1 आपको स्वार्ट्स जरूर पढ़नी है, सॉरी स्वार्ट्स में बोल गया। BDC में जब आप जाएंगे तो एक आपको पढ़नी है गैटरमैन, गैटरमैन्स, सैंडमेयर आपको पढ़नी है, सैंडमेयर्स भी पढ़नी है, कपलिंग भी जरूर पढ़नी है, कपलिंग इसकी सब पढ़ लेना, फिनॉल वाली पढ़ लेना, बाल्च सीमन पढ़ लेनी, बिल्कुल सही है, बाल्च सीमन पढ़नी है। उसके बाद आपको NaNO2 के साथ भी पढ़नी है, और एक आपको H3PO3 के साथ पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी रिएक्शन तो आपको 100% पढ़नी है किसी भी कीमत पर, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, मतलब ये छोड़नी नहीं है, यहाँ पर ये बात नोट कर लेना। और अगर आप ये कहें कि इनको छोड़ देंगे भला हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, इनसे क्वेश्चन लगभग रखा हुआ मिलेगा। कार्बेलएमीन में भूल रहा हूँ, एक रिएक्शन है कार्बेलएमीन, इसको भी आप पढ़ लेना, कार्बाइल एमीन रिएक्शन भी पढ़ लेना। अगर हम लोग 1 डिग्री का एमीन लेते हैं और इसकी हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, तो कार्बेलएमीन मतलब RNC प्लस 2H2O बनता है। बाकी आप अपना बैलेंस कर ली, 3 KCl निकलता होगा, 3 KCl बैलेंस कर लीजिएगा, तो ये रिएक्शन भी संभावित है। और दूसरी बात है एनिलीन की रिएक्टिविटी,
86 में आपको याद रखना है, इसका ब्रोमिनेशन जरूर पढ़ लेना, आता है पेपर में। ये एनिलीन है, इस एनिलीन का बताओ अच्छा, अगर हम इसकी Br2 से रिएक्शन कराएं 3Br2 से एक्वस में कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। और यही अगर हमें आर्थो पैरा बनाने हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बन डाइसल्फाइड डालना पड़ेगा। मतलब अगर यहीं पर कार्बन डाइसल्फाइड डाल दें तो हमें ऑर्थो ब्रोमो वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपको पता है। या फिर प्रोटेक्ट कर लें या फिर प्रोटेक्ट कर लें, दोनों तरीके हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। NH2 लिया, यहाँ Br, साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर NH2 लिया और यहाँ पर Br, ये भी है। और नहीं तो फिर हम प्रोटेक्ट कर लें। प्रोटेक्शन किससे करते हैं ये बताइए। NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाई, अगर हम आपसे कहें कि NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन, NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन कैन बी प्रोटेक्टेड बाई, बताइए किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एसाइलेशन से करते हैं, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें और CH3COCl, एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? एसाइलेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बेंजोक्विनोन की रिएक्शन भी, और एक तो ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन भी, सल्फानिलिक एसिड जरूर पढ़ लेना, ज्वेटर आयन कब बनता है, ठीक है। 88 वाले पे चलाइए, ज्वेटर आयन, सल्फानिलिक एसिड जिसे आप बोलते हैं। तो ये कंपाउंड, ये वाला, यहाँ पर आप NH2 ले लेना और यहाँ पर SO3H, इसको हम लोग सल्फानिलिक एसिड के नाम से बोलते हैं, और ये रीअरेंज करके ज्वेटर आयन बनाता है। याद आया कुछ? ये बताइए, क्लास आपको जिस पैटर्न पर मैं लेकर के चल रहा हूँ, सभी लोग एग्री हैं या नहीं? केवल घुटन हो रही है मन में कि यार सर ये क्या कर रहे हैं, घुटन तो नहीं हो रही? कैटालिटिक अगर आप रिडक्शन करा दोगे तो तब भी बना लीजिएगा प्रोडक्ट। ये सब चीज़ें आपको इसमें ज़रूर पढ़ लेनी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। चलिए, इन्हीं पर बेस हम आपको क्वेश्चंस कल देंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि डाइज और ड्रग्स में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, वो भी आप नोट कर लीजिए कि डाइज और ड्रग्स में क्या। और आपको वो वाली रिएक्शन बता देता हूँ, ग्लिसरॉल वाली, है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लिसरॉल की, कि भाई ग्लिसरॉल में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो आपको पता रहे कम से कम, है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि जो अभी आपने पूछा था कि क्या नाम था, भूल गए, हाँ, डाइज और ड्रग्स में, सॉरी, डाइज और ड्रग्स के अंदर हम लोगों को कौन सी चीज़ों पर नोट लगना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए डाइज और ड्रग्स में? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होता है, लगभग एक ही क्वेश्चन आता भी है ना, आता भी है। तो पहले हम थोड़ी सी बात उन पर कर लें, फिर हम लोग ग्लिसरॉल वाले पर भी बात अपनी रखेंगे आपके सामने कि ग्लिसरॉल की रिएक्शन कौन कौन सी होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले। हाँ भैया, टेस्ट 17 को ही है, कल ऑफ रखेंगे, कल नहीं पढ़ाएंगे। कल हम पूरा टेस्ट 17 और 20 दोनों का टेस्ट हम कल, क्वेश्चन मैंने सब सेट कर दिए, खाली अरेंज करने। तो कल मुझे समय दीजिए, कल मैं क्लास नहीं लूँगा आपकी, कल क्वेश्चन अरेंज करूँगा बढ़िया से, ठीक है। अब आप देखिए डाइज में क्या करना है, समझिएगा। डाइज में आपको मैं बताए दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। डाइज में नंबर 1 क्रोमो 4 पढ़ लेना, क्रोमो 4 जरूर पढ़ लेना। नंबर 2 ऑक्सोक्रोम पढ़ लेना, ऑक्सोक्रोम पढ़ लेना। इंडिगो डाई का एग्जाम्पल, इंडिगो एलिजरिन, एलिजरिन, एलिजरिन का नाम भी और स्ट्रक्चर दोनों पढ़ लेना। टेस्ट केबल, अरे यार प्रतिष्ठा कैसे बताएं आपको, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, अगर सब ये छोटे बच्चों की तरह बता रही हो। मैंने सबसे पहले बता दिया 17 तारीख को, पहले कल ही अनाउंस करके बताया कि क्या लिखा है, पढ़ो जरा इसे, किस किस का टेस्ट है, कैसे बताऊं और आपको मैं। ऑर्गेनिक का है तो ऑर्गेनिक तो बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ, ऑर्गेनिक का तो है, वो तो ठीक ही है, लेकिन ऑर्गेनिक अपने में बहुत बड़ी खुद है।
ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि भैया देख लो, ये पढ़ लेना भाई। एक्चुअली में क्या होता है ना, बार बार एक चीज रिपीट करने से कि टेस्ट सर कब है, तो वो अजीब सा लगने लगता है, और कोई बात नहीं। बोलेगा अनु सर कैसे कह रहे हैं आप, नहीं मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है और कोई बात नहीं, कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अरे सॉरी नहीं बोलते, सब चलता रहता। तो एक तो ये डाइज में आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको डाइज में बताया, मैं भी थोड़ा सा देख के आपको और बता दे रहा हूँ कि डाइज में क्या क्या और पढ़ लेना। 1 मिनट का समय दो मुझे, मैं जरा नोट। एक तो क्रोमोफोर पढ़ लेना, इंडिगो पढ़ लेना, एलिजरिन पढ़ लेना, और एक बार मैं चीज़ जरा देख लूँ, एक जगह मैंने नोट किया था कि और मुझे बताना था क्या क्या इसमें। 1 मिनट का समय दो मात्र, ज़्यादा नहीं। यही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ये, इसमें डाइज में पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़िए, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अब जो आपका आपने मुझे बताया था वो रिएक्शन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने मुझसे कहा था कि सर रिएक्शन बता दीजिए ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड से। चलिए देखिए, रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद ग्लिसरॉल। ये बताओ कि ऑक्जेलिक एसिड की जब ग्लिसरॉल से रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन में आपने क्या प्रोडक्ट पढ़े थे, बताएंगे जरा आप। आपसे डिस्कशन भी करता चल रहा हूँ और आपको आंसर भी बता दूंगा फटाक से। बताइए कि क्या प्रोडक्ट आपने इसमें पढ़े थे, जी बताएं, बोलिए फटाफट कोई लोग। बताएंगे कोई लोग, नहीं बताएंगे। फॉर्मिक एसिड बनता था, और ठीक 260 डिग्री सेल्सियस पर, शाबाश, वेरी गुड। चलो खैर, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ अब। और दूसरी चीज़ आपको और भी बताऊंगा कि ये रिएक्शन पेपर में लगभग हर साल कहीं किसी न किसी फॉर्म में आई है, इसलिए इस रिएक्शन को इम्पॉर्टेंट की कैटेगरीज में भी रखिएगा कि नहीं साहब ये आ सकती है, संभावित है रिएक्शन। चलिए शुरुआत करो, वेरी गुड, शाबाश। देखो, आपने सही बोला कि अगर हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको पता है, ग्लिसरॉल का फार्मूला पता है, कोई बताएगा। एलाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ग्लिसरॉल का फार्मूला बताओ कोई लोग जल्दी से, मान लो हमें नहीं आता। चलो खैर कोई बात नहीं। देखो, हमारे सामने प्रोडक्ट आ रहा है, CH2OH, CHOH, ठीक है, CH2OH, ये है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, ठीक। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग फॉर्मिक ऑक्जेलिक एसिड से कराते हैं। क्या हमने ये ऑक्जेलिक एसिड सही लिखा, बताना, क्या ऑक्जेलिक एसिड हमने सही लिखा। ठीक है, कभी कभी अनुसर को भी थोड़ा आनंद ले लेने दिया करिए। ये हम यहाँ से ऐसे करके वाटर निकाल देते हैं, ये यहाँ से भी ऐसे करके वाटर निकाल देते हैं। ये टेम्परेचर हमारा 110 डिग्री सेल्सियस होगा, 110 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये 20 पे होगा, सॉरी 110 पर एक ही निकलता है, ये 220 पे होता है, 220 वाली रिएक्शन है ये। 260 भी बोलते हैं और 220 भी बोलते हैं, ठीक है। जब गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ CH2O, CO, और यहाँ पर भी CHO, CO, और ये बनेगा, और यहाँ पर हमारा CH2OH। इसको हीट कर दीजिए फर्दर, तो यहाँ से भी एक CO2 निकल जाता है और यहाँ से भी एक CO2 निकल जाता है। सिंपल वे में हम लोग यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH बना लेते हैं, जिसको हम लोग एलाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यही जानते हैं ना, सही है ना। और अगर हमारा 110 डिग्री सेल्सियस वाला होगा तो उसमें केवल एक ही साइड से रिएक्शन कराना, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, केवल एक साइड दिखाना, O CO, यहाँ C OH, केवल यहीं से वाटर निकाल देना। ये 110 पे रहती है, ठीक है। तो यहाँ क्या कंपाउंड बनेगा, CH2 और यहाँ पर O,
CO, यहाँ पर COOH, यहाँ पर आपका आ जाता है CHOH। इसके बाद क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं, CH2OH। इसको हीट करिए, जैसे ही हीट करेंगे CO2 निकाल दीजिएगा। हीट करके क्या निकाल देना है, CO2 निकाल देना। और जब यहाँ पर हीट करके CO2 निकाल दोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH2O, COH। यहाँ पर सही लिख रहा हूँ, बताओ यार सही लिख रहा हूँ, मुझे आती है रिएक्शन नहीं। देखो CH2OH, यहाँ CH होगा, CHOH। इसको आप दोबारा हाइड्रोलाइज करा दिए, तोड़ दीजिए, यहाँ से H, यहाँ से OH एसिडिक मीडियम में, तो आपका वापस ग्लिसरॉल मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है, और एक कंपाउंड आपका मिल जाता है फॉर्मिक एसिड। कर लेंगे ना। चलिए ड्रग्स में, डाइज में मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आपने कहा कि सर ड्रग्स भी बता दीजिए, तो ड्रग्स में आपको जो पढ़ना है वो आपको बता दे रहा हूँ। ड्रग्स में नंबर 1 आपको एंटीसेप्टिक ड्रग्स पढ़ लेनी है। नंबर 2 एंटीबायोटिक पढ़ लेनी है। और नंबर 3 आपको इसमें कीमोथेरेपी की डेफिनेशन, इससे जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक कीमोथेरेपी से, जहाँ पर मतलब जो इंटरेक्शन होता है ना, जहाँ पर साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट जो होता है वर्ड, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चौथा आपको एंटासिड जरूर पढ़ लेना है, एंटासिड। इतनी चीज़ें, और सल्फा ड्रग्स, बिल्कुल सही, सल्फा ड्रग्स पढ़ लेना, बस इतना पढ़ना, सल्फा ड्रग्स। वो हिस्टामिन पर पढ़ोगे ही सब, ऐसे तो सब लिख जाएंगे धीरे धीरे। एक बार सब पर नज़र डाल देना जितने भी हैं, लेकिन ये जरूर पढ़ लेना, हिस्टामिन भी अच्छा है, आता है, इतना तो जरूर ही पढ़ लेना, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब कल कोई भी क्लास नहीं होगा, कल आप करेंगे बढ़िया तैयारी। नो क्लास टुमारो, किसी भी बैच में कल कोई क्लास नहीं होगी, नो क्लास। कल मैं बनाऊंगा बढ़िया सा पेपर, नो क्लास, ठीक। टुमारो कोई भी क्लास नहीं होगी कल, ये ध्यान देना, ठीक है। हम कल 17 तारीख का पेपर और 20 तारीख का पेपर दोनों सेट करेंगे, 20 मई दोनों का पेपर हम सेट करेंगे, जबरदस्त, ठीक। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। टेस्ट सभी लोग देना, तुम्हें मैंने फिर बोला, जो टेस्ट नहीं देगा कसम भगवान के आगे बोलना नहीं चाह रहा हूँ।